हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष यहाँ बुक जो आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे गंधार कला विद्यालय। गंधार कला विद्यालय का अपना विशेष महत्व है। इसमें हम इसकी विकास और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गंधार कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत गंधार कला की मुख्य विशेषताएं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंधार कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये मन में आपके क्वेश्चन जरूर उठता होगा और एग्जामिनर के मन में भी ये क्वेश्चन उठता है और ये एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर देता है कि गंधार कला की मुख्य विशेषताएं क्या है। यदि हम यहाँ बात करें गंधार कला की मुख्य विशेषताओं के, तो प्रथम तो यही आता है इसका विषय वस्तु। गंधार कला की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी और किस विषय वस्तु पर गंधार कला जो है विकसित थी, कौन सी चीज़ों को जो है ये प्राथमिकता देती थी। तो कहते हैं गंधार कला स्कूल की मुख्य जो है विषय वस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन घटना, जैसे जन्म, संन्यास, घर का परित्याग, सिद्धि की प्राप्ति, उनका धर्मोपदेश आदि था। यानी एक बात तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा कि गंधार कला जो थी कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, क्योंकि उनके जीवन एवं घटनाएं जिनमें जन्म, संन्यास, घर की परित्याग, सिद्धि और प्राप्ति, उनका जो है धर्मोपदेश, सारी बातों को केंद्रित की गई थी गंधार कला के अंतर्गत। तो गंधार कला की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है विषय वस्तु जो है स्वयं महात्मा बुद्ध थे। और इसके अलावा इस आर्ट में बहुत अधिक संख्या में जो है वैद्यों की मूर्ति का निर्माण भी हुआ। बुद्धिस्वत्वों का मतलब होता है जो बुद्ध को मानने वाले थे, उनकी मूर्ति का भी निर्माण हुआ इस कला में। और कुछ हिंदू देवी देवता भी इस आर्ट फॉर्म में उकेरे गए। यानी देखा जाए तो महात्मा बुद्ध तो केंद्र बिंदु थे, लेकिन कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति इस शैली में बनाई गई। और इस परंपरा में मिट्टी और चरिकोटा के जरिए मूर्ति का निर्माण होता था। देखिए, इसका बहुत ही साफ बात है कि मिट्टी और टेरिकोटा का जो है इस्तेमाल होता था मूर्ति बनाने के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो मूर्ति कला के साथ साथ इस कला में हमें भी जो है भित्ति चित्र का निर्माण भी देखने को मिलता है। भित्ति चित्र का तो अर्थ समझते ही होंगे, जो दीवारों पर मूर्ति बनाई जाती थी वो भी मूर्ति जो है हमें देखने को मिली, ठीक है। नहीं, काफ़ी महत्व रखता है कि मूर्ति कला के साथ साथ इसमें जो था भित्ति चित्र भी जो हमें कई जगह से प्रमाणित रूप में मिला है। गंधार मूर्ति कला में से निर्मित मूर्तियों पर सीने की महीन परत की चढ़ाई जाती थी। ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है कि गंधार मूर्ति कला जो थी उनसे निर्मित मूर्तियों पर सीने की महीन परत पर चढ़ाई जाती है। बहुत ही पतली परत होती थी जो कि इनको विशेष बना देता था। यदि हम बात करें आगे बुद्ध की प्रतिमाओं का विकास, तो बुद्ध की प्रतिमाओं की विकास भी महत्वपूर्ण विशेषता है। पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध को जो है कोई रूप प्रदान करने की अनुमति नहीं थी।
जैसे आपको पता है कि कई धर्मों में ऐसा माना जाता है कि हम अपने ईश्वर की जो है तस्वीर नहीं बना सकते। तो बौद्ध धर्म में भी इस बात को जो है अनुमति दी गई कि बौद्ध के कोई रूप प्रदान करने की अनुमति नहीं थी इसमें। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इस कला फॉर्म सबसे ज़्यादा महत्व इस बात से है कि इस कला के जरिए बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण एक देखा जाए तो एक अनूठा कला शैली में संभव हो सका। यानी पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, लोग नहीं बनाते थे। लेकिन जब जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान, तो इसके बाद जो है मूर्ति का निर्माण शैली निर्मित हुई। कहते हैं ऐसे बहुत से धर्म हैं जिसमें जो है अपने जो ईश्वर का जो है तस्वीर बनाने पर रोक लगाई गई है। और देखा जाए तो अन्यथा इससे पहले बुद्ध की सिर्फ कुछ प्रतीक चिन्हों में, जैसे बोधि वृक्ष के तले ब्रज आसन करना, शक मुनि के पद चिन्ह, खाली आसन, चक्र सिंहासन या फिर विहार स्तूपों से ही दर्शन होता था। महात्मा बुद्ध के तस्वीरों या देखा जाए तो मूर्तियों में से दर्शन नहीं होती थी। महात्मा बुद्ध जो प्रतीक बनाए थे उससे जो है लोगों को दर्शन होती थी। और इस कला के विकास के साथ ही बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्ति कला से एक नई ऊंचाई में स्पष्ट किया। यानी देखा जाए तो, क्योंकि आप देखिए एक बात धर्म के अंतर्गत जरूर रहती है, अगर दूसरे धर्म में अगर मूर्तियां हैं तो लोग अपने धर्म में भी मूर्ति देखना पसंद करते हैं। और जिनके कारण जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण होने लगा तो लोगों में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई इस धर्म के अंतर्गत, और बहुत से लोगों ने इस धर्म को अपना लिया क्योंकि उनको सभी कुछ अपने इसी धर्म में मिल जाता था, तो दूसरे धर्म में जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी। वहीं पर कुछ अन्य इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी आरंभिक मूर्तियों के निर्माण का श्रेय मथुरा कला स्कूल को जाता है। ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे के सारे जो मूर्ति कला मिली है इसी शैली में मिली है। बहुत से जो उनके आरंभिक जीवन से जुड़ी आरंभिक मूर्तियों का निर्माण जो है श्रेय मथुरा कला स्कूल को भी जाता है। यानी मथुरा शैली में भी जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ, जो काफ़ी महत्व रखता है। आगे है महात्मा बुद्ध की आदम कद मूर्ति का निर्माण। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की आदम कद मूर्ति का निर्माण, देखिए आदम कद का मतलब क्या होता है तो ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। इस कला फॉर्म में बुद्ध की जो है आदम कद मूर्ति का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया है। यानी देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि छोटा कद, आदम कद का मतलब होता है छोटा कद, यानी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया, जबकि पुराने कला स्कूल द्वारा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता था। पुराने समय में कोई भी स्कूल कला में जो है बुद्ध की मूर्ति के निर्माण में रोक लगाई गई थी। गंधार कला फॉर्म का झुकाव हमेशा से बुद्ध एवं अन्य दिव्य आत्माओं के मानवीय रूप व व्यक्तित्व का चित्रण करने पर है, जबकि बौद्ध धर्म भीतरी विचारों और ज्ञानजन पर केंद्रित थी। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम आदम कद मूर्तियों का निर्माण, ये इसका अर्थ यही है कि पहले के समय में ये माना जाता था कि हम महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में जानते हैं, उनका कोई भी मानवीय रूप नहीं होगा और न व्यक्तित्व का चित्रण होगा। लेकिन बाद में देखा जाए तो इनके जो है मूर्तियाँ बनाई गई। लेकिन बहुत से जो है बौद्ध भिक्षु का ये मानना था कि बौद्ध धर्म भीतरी विचारों और ज्ञानों पर केंद्रित होती है, न कि मूर्तियों पर होती है। देखा जाए तो इनका विचारधारा भी सही था। कहते हैं किसी का मूर्ति बना देने से कोई कुछ होता नहीं है, अगर विचार आपका सही है, अगर उस विचार को आप पालन करते हो तो इसका मतलब जो है अपने अनुयायियों को सही रास्ते पे चल रहे हो। तो चलिए कहते हैं समय के विचार होते हैं, इंसानों के अपने विचार होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की आदम कद मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है हमारे समक्ष बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण में यूनानी प्रभाव। तो देखा जाए तो बुद्ध धर्म के निर्माण में मूर्तियों के निर्माण जो हुई, सिर्फ यहाँ पर गंधार कला ही नहीं थी और न ही देखा जाए तो यहाँ पर मथुरा कला थी। इसमें जो है यूनानी प्रभाव भी हमें देखने को बहुत मिला। बौद्ध परंपराओं के अनुसार हालांकि गंधार कला का झुकाव रोमन शास्त्रीय कला की ओर था और मूर्ति जो है, किंतु मूर्ति और चित्रकला में उनका मुख्य विषय वस्तु भारतीय ही बना रहा। यानी ये लोग भारतीय कला को भूले नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों की कलाओं को भी अपने कला में मिश्रित कर लिया। जर्नल सी बात है, कोई कलाकार अगर भारतीय है कहीं जाता है तो कुछ न कुछ उसके दूसरे कला का प्रभाव जरूर पड़ता है। और इस वजह से इस काल में मूर्ति एवं चित्रगिरी को रोमन देवी देवताओं
से भी मेल खाते थे। कई रोमन देवी देवता थे, उनको भारतीय देवी देवताओं से भी मेल खाते हुए देखा गया है, क्योंकि कहते हैं बनाने वाला बेशकली विदेशी कला का इस्तेमाल कर रहा था, यूनानी कला का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क जो था भारतीय था। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला, जिसमें मूर्ति को जो है मोटे जालीदार कपड़े पहनाए जाते थे और सिर के बाल जो है छल्लेदार एवं घुंघराले होते थे। जैसे आप महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में भी देखोगे कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनके बालों को घुंघराले रखे जाते थे तथा कभी कभी मूंछ के साथ पगड़ी भी पहनाई जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इससे भी महत्वपूर्ण था कि सिर के बाल जो थे छल्लेदार थे और जो घुर्राले थे। इस वजह से इस कला में निर्मित जो है बुद्ध की कुछ प्रतिमाओं में कभी कभी ग्रीक देवता अपोलो जो है सदृश दिखाई पड़ते। यानी देखा जाए ये कला जो यूनानी होने के कारण बुद्ध में भी कई जगहों पर ये मिला है कि इनमें जो है अपोलो की जो है देवता हैं उनका दृश्य इसमें देखने को मिलता है। तो ये जनरल सी बात है, कलाकार पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से जो है एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में मिला दिया है। बुद्ध की प्रतिमाओं को बैठने होने की अपेक्षा खड़ा होना काफ़ी दर्शाया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध प्रतिमाओं को बैठे होने की अपेक्षा खड़ा होना काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसके वस्त्र व मानवीय विशेषता यह सभी ग्रीक संस्कृति से प्रचलित विशेषताएं हैं। अगर आप देखिएगा तो ग्रीक का जो है काफ़ी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला कि जो है प्रतिमाओं को बैठाने की अपेक्षा खड़ा होना दिखाया गया। अगर आप देखोगे तो हमारे जो हिंदू देवी देवताओं को जो है बैठाए हुए चित्र को चित्रित किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में जो है प्रतिमाएं खड़ी होने की मुद्रा में होती है और उनके जो है मानवीय वस्त्र भी अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी ग्रीक संस्कृति के प्रचलित विशेषताएं इस मूर्तियों में देखने को मिला। इस तरह हम कह सकते हैं कि गांधार कला की सबसे बड़ी खासियत तो इसके अंदर रोमन ग्रीक जो है शैली का इस्तेमाल व इसके विषय वस्तु पूरी तरह से भारतीय होना है कि ग्रीक होने के बाद भी जो इसके विषय वस्तु थे वो भारतीय थे। ये प्रतिमाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म के जो है विश्वास एवं रीति रिवाज के अभिव्यक्त करती थी। यानी ये जो मूर्तियाँ थी वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के विश्वास एवं रीति रिवाजों को जो है रिप्रेजेंट करती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कुछ विद्वान इस कला में जो है विदेशी तत्व के ज़्यादा प्रभाव की आलोचना भी करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा विदेशी प्रभाव नहीं है, लेकिन देखा जाए तो गांधार कला में जो है विदेशी प्रभाव है, इससे हम जो है इनकार नहीं कर सकते। और इसी बात को बी एन पुरी ने साफ शब्दों में कहा भी था कि गांधार कला विवाद से स्वतंत्र नहीं है, गांधार कला में भी बहुत तरह के विवाद हैं। हालांकि भारतीय चित्रकारी एवं प्रतीकों व वजह हावी रही है, कि भारतीय में आपको पता ही है कि मूर्ति कला काफ़ी पहले से ही प्रचलित थी, इसलिए इसका जो है वर्चस्व काफ़ी इस पर प्रभावित किया। फिर भी विदेशी तत्व भी स्पष्ट देखे जाते हैं। सच तो यह है कि कलाकार की संकल्पना एवं डिज़ाइन का मूल्य आधार होनिक या रोमन तत्व ही है, रोमन से ही ली गई है। बुद्ध की अपोलो समान मुख वाली प्रतिमाएँ कैरिथियसियन स्टाइल एवं फूलों से सजावट विदेशी प्रभाव को उजागर भी करते हैं। तो ये सारे चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रोमन का भी हमें तत्व काफ़ी मात्रा में मिला है। और इस बात की संभावना है कि गांधार कला ने मथुरा के समकालीन कलाकारों को भी प्रभावित किया। कहते हैं अगर एक कला उस समय रहती है और दूसरा कला का भी विकास होता है तो एक कला का प्रभाव दूसरे कला पर पड़ना स्वाभाविक होता है। और यही बात है उस समय गांधार कला ने मथुरा कला को समकालीन होने के कारण जो इस कला को भी काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रेरित हुआ। ऐसा कुषाण काल में हुआ होगा क्योंकि उनके शासन में ही ये कला दोनों केंद्र सम्मिलित थे। यानी ये दोनों जो मिश्रित हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है कुषाण काल में हुए, क्योंकि उस काल में गांधार कला भी थी और मथुरा कला भी था, यानी दोनों एक दूसरे के समकालीन थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो इसने जो बी एन पुरी ने बात रखी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है मानववादी विशेषताओं का चित्रण। चलिए देखते हैं मानववादी विशेषताएं क्या है। यदि बात यहाँ हम करें मानववादी विशेषताओं का चित्रण तो ये भी महत्वपूर्ण बात आता है। मूर्ति कला की इस परंपराओं में मानव शरीर की वास्तविक एवं व्यवहारिक स्वरूप का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस मूर्ति कला में कि जो भी हम बना रहे हैं उसमें मानव शरीर की वास्तविक और व्यवहारिक रूप जो है रहती है।
हालांकि शरीर पूरी तरह से पारदर्शी वस्त्रों से अवंचित होती थी, यानी उसमें पहले वस्त्र नहीं डाले जाते थे। यद्यपि मूंछ व मांसपेशियां आदि की बनावट की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था। आप देखोगे कि जो मूर्ति होती है उनकी मांसपेशियां की कैसी बनावट की जाती है, तो ये भी एक कला के अंतर्गत आता है। मूर्ति के चेहरे के पीछे का जो है आभा मंडल काफ़ी सादा होती है। जो मूर्ति की आभा होती है उसको बहुत ही सादा रखी जाती है। वह पूरी तरह से भारतीय लक्षण का भी मौजूद होना जरूरी है। गंधार कला फॉर्म में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे अंडाकार होते थे। जो यहाँ देखा जाए तो गंधार कला के फॉर्म में जितनी भी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है उनको अंडाकार बनाया गया है और नाक सीधी रखी गई है और आंखें गंभीर एवं सिर के बाल घुंघराले रखे गए हैं। तो ये सारे गंधार कला की विशेषताएं हैं। और बुद्ध प्रतिमाओं के कान कुंडल से भी सुशोभित किया गया है, यानी बुद्ध को कुंडल भी पहनाई गई है एवं बाल को ऊपर बांधा जाता है। तो ये सारे उसी के अंतर्गत आता है। और मस्तक पर चंदन हुआ करता था एवं चेहरा जो है मानो ध्यान मगन स्थिति में होता है, जैसे आप बुद्ध की मूर्ति भी कई जगह पर देखे होंगे। इसके पीछे मुख्य अवधारणाएं वास्तविक मानवीय विशेषताओं को सही अनुपात में प्रस्तुत करना व इन्हें शांति एवं जो है प्रवीणता प्रदान करना था। क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वो शांति के प्रतीक थे। इसलिए जो है हमेशा जो है चंदन मस्तिष्क पे होना, बाल घुंघराले ऊपर बांधे हुए थे और हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता आ जाता है। अगर आगे हम करें विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व की, चलिए देखते हैं जो है विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व क्या है। यदि बात करें हम विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व की, तो देखा जाए तो इस कला में शरीर के प्रत्येक भाग का चित्रण बड़ी सावधानी से किया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। विशेषकर मांसपेशियां और मूंछ का चित्रण, यानी मांसपेशियां जो है किस प्रकार होगी, इस बात का ध्यान दिया जाता था इस शैली में। और इसके चित्रण सूक्ष्मता एवं विस्तार पूर्वक किया जाता था, बहुत ही सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है छोटी छोटी बातों को ध्यान इसमें दी जाती थी जो लोग को आंखें के सामने ना आ सकी। देखा जाए तो वस्त्र विन्यास के प्रत्येक तह जो है घुमाव और आभूषण पोशाकों के परते बेहतरीन रूप से चित्रित किए जाते थे। यानी देखा जाए तो गंधार कला में हर बातों का जो है महत्व रखी जाती थी। देखा जाए तो शारीरिक सुंदर व विशेष महत्व, ये भी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस कला में मूर्ति द्वारा शारीरिक जो है सौंदर्य के अभिव्यक्त एवं विशेष ध्यान दिया जाता था कि शारीरिक सुंदरता किस प्रकार से आकलित किया जाए। आभूषणों का प्रयोग काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता था और प्रतिमाओं और चित्रों के परिमार्जन करने एवं उन्हें संवारने की काफ़ी ध्यान दिया जाता था। तो कहते हैं गंधार कला इन्हीं कारणों से काफ़ी अधिक प्रचलित है। यदि हम उपयोग की गई सामग्री देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं उपयोग की सामग्री। देखा जाए तो गंधार कला में उपयोग करने की सामग्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसके अंतर्गत इस कला में मूर्ति के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यानी ग्रेनाइट पत्थर का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये पत्थर जो होती है बिल्कुल काली होती है। तो ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल भली भांति की गई, जो काफ़ी महत्व रखता है। इवन देखें तो चूना पत्थर, प्लस्तर, मिट्टी एवं काली मिट्टी का उपयोग इसमें बेखूबी किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री है महात्मा बुद्ध की मूर्ति कला के निर्माण के अंतर्गत। यानी देखा जाए तो ये गंधार कला में आती है। मूर्तियों में रंग भरा जाता था एवं सोने की बारीक परतें भी चढ़ाई जाती थी। देखा जाए तो सारे मूर्तियों में जो है रंग भरने की व्यवस्था तो थी, साथ में सोने की बारीक परतें भी चढ़ाई जाती थी। ये गंधार कला की मुख्य विशेषताओं में से है। आगे चलकर पक्की मिट्टी एवं गजकारी मूर्ति निर्माण के सिद्ध माध्यम बन गए। आगे देखा जाए तो मूर्ति कला में बहुत ही बदलाव हमें देखने को मिला और गजकारी एवं पत्थर का उपयोग प्रायः मूर्तियों के द्वारा मठों एवं जो है पूजा गृहों को सजावट में भी किया गया। जो गजकारी और पत्थर का उपयोग होती थी वो मठों को सजाने में भी किया गया। कलाकारों को जो है गजकारी के माध्यम से सुव्यवस्था प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उन्हें मूर्तियों में मुखमंडल एवं शरीर में स्पष्ट और उच्च श्रेणी की आभास प्रदर्शित हुए। कहते हैं मूर्ति इस रूप से बनाई गई कि लोगों को लगे कि उनका महात्मा बुद्ध जो है समक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। तो इस चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था गंधार कला के
अंतर्गत। देखा जाए तो देवियों की मूर्ति का उद्भव, तो चलिए देखते हैं देवियों की मूर्तियों का उद्भव गांधार काल में कैसे हुआ। यानी देखा जाए तो देवियों की मूर्ति का उद्भव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गांधार कला में देवियों की मूर्ति का भी उद्भव हुआ। और इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी जो कि मात्र देवी की मूर्ति की उपस्थिति का दर्ज भी होना। मात्र देवियों की मूर्ति की उत्पत्ति का दर्जा होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर माता देवी की मूर्तियों की उपस्थिति का दर्ज होना, ये महत्वपूर्ण घटना थी। साधारण जनता धार्मिक रूप से इन देवियों की पूजा आराधना अनिवार्य रूप से करती थी और इस कला फॉर्म में देवियों की मूर्ति के निर्माण में अनेक शारीरिक सौंदर्य एवं शारीरिक जो है उभारों की अभिव्यक्ति देखते ही बनती है। तो ये महत्वपूर्ण था। इस कला में देखा जाए तो फॉर्म में देवियों की मूर्ति का निर्माण और शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक उभारों की अभिव्यक्ति मिले हमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो मठ विहार एवं स्तूपों का प्रभाव, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मठ विहार एवं स्तूपों का प्रभाव। प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक काफ़ी बड़ी संख्या में मठों एवं विहारों का निर्माण जो है गांधार कला में हुई। पेशावर एवं रामापिंडी एवं उसके आसपास लगभग 15 मठें एवं विहारों को जो है विध्वंस के आभास पाए गए हैं। यह आप समझ सकते हो कि अलग अलग कालों में बहुत से राजाओं ने पेशावर हो, रामापिंडी हो के सभी क्षेत्रों में 15 मठों विहारों को विध्वंस करने की हमें सबूत मिले हैं। और इस काल में बौद्ध स्तूपों का निर्माण ग्रीक रोमन तकनीक से किया गया, यानी सारे के सारे टेक्निक जो थे ग्रीक रोमन टेक्निक थे। और इस स्तूपों की ऊंचाई अधिक थी तथा स्तूपों की सजावट भी की गई और इसके शिखर पर वर्गाकार जंगलों के विस्तारित एवं अंकित किया गया। और इन परिवर्तनों के कारण जो है स्तूपों के आकर्षण में काफ़ी और वृद्धि हो गई। यानी इन सब चीज़ों के व्यवस्थित होने से, प्राकृतिक चीज़ों के होने से मूर्तियों में काफ़ी हमें आकर्षित देखने को मिला। गांधार कला के स्तूपों की सबसे बड़ी स्तूप कनिष्क के द्वारा वर्तमान पेशावर के बाहर बनाया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गांधार कला के स्तूपों में सबसे अधिक हमें कनिष्क का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि कनिष्क ही वर्तमान पेशावर से बाहर जो है कई मूर्तियों का जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो कनिष्क के समय काल में स्तूपों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो गांधार कला एवं मथुरा कला के विश्वविद्यालय में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बात आपको भूलना नहीं है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है, जो कि बहुत साधारण है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जग भला तो हम भला, अगर हम दुनिया को भला करेंगे तो हमारी भी भला होगी। और ये बात आपको समझ है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार समय समय पर मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके इसको सेव करना है। कहीं ये ना हो कि इस सेमेस्टर में आप पढ़ लो और अगले सेमेस्टर में तिरपान सेंटर ही आपके मोबाइल से गायब हो जाए। तो इसीलिए कहता हूँ ना, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल स्पेस बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगले सेमेस्टर में तिरपान स्टडी सेंटर जरूर काम आ जाएगा। तो अच्छे कामों के लिए देर नहीं होना चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 6 क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो है। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।